यस यस कमिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं तो आज पूर्णिया से आ रहा हूँ सर। पूर्णिया से आ रहे हैं? जी सर। नहीं आपका घर है? घर से मेरा मधेपुरा जिला लोहार है। अच्छा, पूर्णिया में क्या करते हैं आप? पूर्णिया में सर ससुराल मेरा, तो साली की शादी थी तो वहीं गया था सर। पूर्णिया डिवीज़न है ना? जी उस डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सर उसमें पूर्णिया 1, कटिहार 2, किशनगंज 3, अररिया 4 जिला है सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने इस परीक्षा में प्रथम वरीयता किस सेवा को दिया है? सर बिहार पुलिस सेवा को सर मैंने दिया सर। बिहार पुलिस सेवा। जी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मैंने बिहार ग्रामीण सेवा की। क्या कारण है? और बहुत सारे सर्विसेज थे जो लेवल 9 के भी थे, उसको आपने नहीं दिया? सर मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों से इंटरेक्शन करना है। अगर आप पुलिस सेवा में देखें या ग्रामीण सेवा में, दोनों जगह ही लोगों के साथ अच्छा से इंटरेक्शन होता है। उनकी समस्याओं पर जो है विचार विमर्श गहरी स्तर से होता है। अगर ग्रामीण सेवा में क्या है कि एक पूरे प्रखंड में जितने भी लोग हैं उनकी जो सामाजिक और आर्थिक समस्या है उन समस्याओं का निदान होता है। वहीं जैसे पुलिस सेवा में क्या है कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो पुलिस प्रशासन जो है उनके साथ सहयोग करती है, उनकी मदद करती है। जो भी कल्प्रिट होते हैं उनको न्यायपालिका के समक्ष उपलब्ध करा के उनके खिलाफ जो है सबूत देकर सजा दिलाते हैं। लोगों के प्रति विश्वास पैदा करते हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो एक बेस हो जाता है स्टेट के विकास के लिए सर। अच्छा ठीक है। किसी क्षेत्र में जब आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है, तो किस पोस्ट पे होगी आपको पता है? अगर बिहार पुलिस सेवा में आप आते हैं जी, तो आपकी नियुक्ति किस पोस्ट पर होगी? सर डेप्यूटी एसपी के पोस्ट पे होगी। हालांकि प्रारंभिक में तो मतलब वो नहीं होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो उसका वर्क होगा वो डेप्यूटी एसपी का होगा सर। SDPO बोलते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। जी। तो एज ए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर आपका क्या कार्य में क्या प्राथमिकता होगी कि वहाँ पर कानून व्यवस्था बनी रहे और शांति भी स्थापित हो, ठीक है ना? क्राइम कंट्रोल के लिए या फिर वुमेन्स की सिक्योरिटी के लिए आपकी क्या योजना है, क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले मेरी जो योजना है कि जब मैं प्रथम रूप से अगर अपने कार्यक्षेत्र में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अधिकारी के साथ एक मीटिंग करूंगा। उसमें उस क्षेत्र की समस्या के बारे से मैं अवगत होना चाहूँगा कि आखिर हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है। उसके पश्चात जो है जो भी कम्युनिटी पुलिस की जो अवधारणा है उसे मैं लागू करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर लोगों को सशक्त किया जाए, अपराध के प्रति अगर उनके पास जो है अपराध के लिए वो के खिलाफ जाए और वो पुलिस के साथ सहयोग करे तो कानून व्यवस्था पे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है इंटेलिजेंस जो सिस्टम हमारा उनको मजबूत करूँगा। इसके साथ जो वीमेन सिक्योरिटी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी भी है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कि महिला जो छात्राएं जो स्कूल जाती हैं उनके साथ कुछ न कुछ समस्या होती है। ठीक है, महिलाओं के प्रति जो एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, उसको आप किस प्रकार कम करेंगे? सर इसके लिए तो मैं लोगों में जागरूकता ही इसमें ज़्यादा फैलाऊंगा, क्योंकि लोगों में अगर ये जागरूकता होगा कि महिलाएं जो हैं के खिलाफ अगर कोई अत्याचार करता है तो वो कानूनी रूप से अपराध है, ठीक है, और वो महिला किसी की बहन भी है, वो बेटी भी है, किसी की माँ भी है। तो उस अवधारणा को अगर सबके मन में अगर बिठा दिया जाए तो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार मतलब समाज सुधार जैसा कार्य आप कुछ करना चाहेंगे? जी जरूर। मतलब पुलिसिंग छोड़ करके आप सोशल रिफॉर्म करेंगे? नहीं सर, पुलिस का भी काम समाज सुधार का ही होता है। अगर पुलिसिंग में है तो कानून व्यवस्था का मतलब होता है सिर्फ आप कानून का ही राज स्थापित नहीं करना, बल्कि उसको समाज के साथ लेकर चलना होता है। कानून तभी सही रूप से सफल होगा जब हमें समाज के लोगों का अच्छा, आपका सब्जेक्ट ऑनर्स में इतिहास रहा है? जी सर। है ना? तो बताइए कि प्राचीन काल में जो पुलिसिंग थी, जी, है ना, पुलिस व्यवस्था, जी ये इतिहास में कब से शुरू हुई, ऐसा आप कहीं देखते हैं? सर ये मौर्य प्रशासन के समय से जो है पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। हालांकि उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो गुप्तचर विभाग का ज़्यादा रोल था, क्योंकि उसमें तो सैनिक के बल पे दूसरे राज्यों को विजिट किया जाता था और लोगों पे जो
कंट्रोल करना या नियंत्रण एक तरह से हम कह सकते प्रहरी के रूप में उसको देखना, तो गुप्तचर व्यवस्था इस पर काम करती थी सर। नहीं, मेरा पुलिस से मतलब अच्छा ये बताइए कि पुलिस का क्या नाम था, गुप्त काल में क्या नाम था? सर चाट भाट के रूप में उसको जानते हैं सर। तो मैं इतना कन्फर्म नहीं हूँ सर इसके बारे में। अच्छा ठीक है। अच्छा इतिहास में अच्छा बताइए कि आपने पढ़ा होगा, लोग कहते हैं कि इतिहास एक मृत विषय है, डेड सब्जेक्ट, आपको क्या लगता है? सर इतिहास मृत विषय नहीं है, बल्कि वो समय के साथ चलने वाला विषय है, क्योंकि जो घटनाएं प्राचीन काल में घटती है उनका अध्ययन किया जाता है और उसका उपयोग वर्तमान पीढ़ी के लिए किया जाता है और भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए इतिहास का उपयोग किया जाता है सर। इतिहास खुद में गतिमान होता है, इतिहास को मृत नहीं कर सकते सर। अच्छा इतिहास से कुछ सीखने का भी मिलता है क्या? जी सर, इतिहास में हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। हम अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, यहाँ तक कि जो प्रशासन के बारे में हमें इतिहास से सीखने को मिलता है। अगर हमारा जो पिछला कोई सभ्यता, इतिहास से आपने क्या सीखा? इतिहास से सर मैंने ये सीखा है कि जो बड़ों का सम्मान करना वो भी हमारे इतिहास का है, संस्कृति का हिस्सा है। बड़ों का सम्मान करना और एक अच्छे सशक्त नागरिक के रूप में अपने देश की सेवा करना, ये मैंने सीखा सर। इतिहास में एक सबसे बेहतर शासक आपको कौन लगता है और क्यों? सर अगर हम प्राचीन भारत के संदर्भ में बात करें तो इतिहासकार के अनुसार यहाँ तक कि मेरा भी मानना है कि अशोक जो थे वो महान थे। मध्यकालीन के संदर्भ में इतिहासकार अकबर को महान मानते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मैं नहीं मतलब डिफ़र करता हूँ। तो आप नहीं मानते हैं? सर इतिहासकार मानते हैं तो, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ। मैं हालांकि मैं कौन से ये मैं नकार नहीं सकता कि वो महान नहीं थे, लेकिन मेरी भी कुछ मतलब सबसे बेहतर शासक का नाम बताइए जो मैंने पूछा है। सर अशोक। अशोक, कारण क्या कारण है? अशोक उन्होंने जब कलिंग युद्ध के पश्चात जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अपनी प्रजा को अपने एक संतान की तरह माना। उनका कहना था कि जो इस लोक में, जैसे उन्होंने लोगों को आचार संहिता समाज का सिखाया कि बड़ों का सम्मान कीजिए, पशुवध नहीं करना चाहिए, धार्मिक कार्य में रुचि रखें, ये सारी चीज़ें लोगों को उन्होंने एक नैतिक शिक्षा प्रदान किया था अपने बौद्ध धर्म के माध्यम से सर। इसके अलावा जो है उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान जो भारत का इंटीग्रेशन हुआ था केंद्रीय राजनीतिक रूप से, उन्होंने उस व्यवस्था को बनाए रखा था जो उनके पूर्वज जो भारत को एकत्रित कर। अच्छा, तो आप तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, इतिहास से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। बिहार पुलिस सेवा आपकी प्रथम वरीयता है जी। और बताइए कि जब आप सेवा में जाएंगे तो अशोक के इन सारे पहलुओं को वहाँ अपनाएंगे या एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करेंगे? सर जो हमारा जो कानून व्यवस्था कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, जो मैं उस संविधान की बातों को अपनाऊंगा। अगर संविधान इस बात, अगर संविधान जो है, संविधान तो ठीक है, मैं व्यवहार में आप एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करेंगे या अशोक की तरह आप अहिंसावादी रहेंगे, शांति प्रिय नीति अपनाएंगे, लोगों को समझाएंगे, बात करेंगे, धर्म की परिभाषा देंगे, क्या करेंगे? सर मैं इसमें दोनों रूप से करूँगा। मैं प्रथम रूप से जो है जो अहिंसा जो बातें हैं, लोगों को समझाने की बातें हैं, लोगों को कानून व्यवस्था के प्रति जागरूक करना, ये सब मैं पहले करूँगा। और दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि आपका काम तो कानून व्यवस्था भी बनाए रखना है, अब ऐसा ना हो कि मतलब उस स्थिति में जो है कोई तत्व इसका गलत फ़ायदा उठाए, तो उसमें कुछ स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी होता है सर। तो मैं दोनों रूप से वो कार्य करूँगा सर। स्नातक आपने भागलपुर किस विश्वविद्यालय से किया है? सर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से। तिलका मांझी के बारे में कुछ बताइए। सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो आदि स्वतंत्रता सेनानी थे, खास करके जो जनजातीय समुदाय, उन्होंने जो है जिस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था भागलपुर होते हुए राजमहल क्षेत्र में, तो उस समय उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की बातों को मानने से इनकार कर दिया था। उनकी बेगारी प्रथा को हमेशा विरोध करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने शस्त्र उठाए थे और उनकी सत्ता को चुनौती दिया था। इनका पीरियड कब है, ये कब सक्रिय है? सर मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, जी। लेकिन तिलका मांझी के बारे में बहुत कम सुना जाता है। जी। अब
भागलपुर जाएंगे तो एक मूर्ति भी लगी हुई है तिलका जी की। तो बताइए कि दोनों के आंदोलन के तरीके में क्या डिफरेंस था? सर, दोनों के आंदोलन के जो तरीके में था कि बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन जो तिलका मांझी जी जो थे वो अकेले ही आंदोलन कर रहे थे। उनके साथ उतने रूप से सशक्त योद्धा नहीं थे जितना बिरसा मुंडा जी के साथ थे। बिरसा मुंडा जी का तो मुख्य उद्देश्य था कि अपने में समाज में आदिवासी समाज जिन्हें हम देखते हैं जी वो वर्तमान में भी एक शिकारी जीवन जीते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जीते हैं। उनके यहाँ का श्रम विभाजन एक अलग है, स्त्री पुरुष सभी कोई काम करते हैं। उनके पिछड़ेपन का अब तक क्या कारण है? तो उनके पिछड़ेपन का अब तक का कारण जो है, अभी मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो सिर्फ ट्रैवल एरिया जो जैसे अंडमान निकोबार क्षेत्र में है तो उनको अगर छोड़ दिया जाए उस कुछ एरिया को, तो बाकी में तो अब वर्तमान के साथ वो भी चल रहे हैं। वर्तमान की जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उनके साथ वो चल रहे हैं। पिछड़ेपन का कारण क्या उनका क्या आदिवासियों को विकसित कहलाने के लिए अपनी जनजातीय जीवन शैली, अपनी स्थानीय जो सभ्यता है, क्या उसे छोड़ना होगा तभी वो विकसित कहलाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो अपनी सभ्यता संस्कृति को साथ रख कर भी जो हमारे समाज का मुख्य अंग हो सकते हैं और होते भी हैं। अभी जो चाहे वो झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ का बहुत अच्छी बात है। ये बतलाइए मुझे आप कि भारतीय संविधान में आपने LSW सब्जेक्ट रखा है, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध कौन से? भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित उपबंध कौन से हैं? मतलब लेबर से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हैं? जी सर, जो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो हमारा जो प्रस्तावना है एक व्यक्ति एक श्रमिक के रूप में भी कार्य करता है, तो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसके अलावा हमारा जो मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व और संविधान के जो कुछ अन्य उपबंध हैं वो पूर्णतः हमारे जो है श्रम संविधान उनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और उन्हीं के अनुरूप जो है संविधान का निर्माण। 3 उपबंध बताइए जो संविधान में है जो डायरेक्टली श्रम संबंधी उपबंध है। सर, आर्टिकल 43B है जिसमें कि प्रबंधन में कर्मचारी की सहभागिता के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 43 ही है जो कि जो श्रमिकों की जो है मतलब उनके अच्छे जीवन की बात करता है। आर्टिकल 42 है काम पाने का अधिकार, उस पर निष्पक्षता में देखा प्रसूति का अधिकार 42 है। ये सारे सर आर्टिकल हैं जो सीधा सीधी जो हमारे कानून में उनका इम्प्लीमेंटेशन देते हैं सर। ये तो आपने जितने भी बताए वो नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकार में कौन से उपबंध हैं जो श्रम संबंधी हैं? सर, मौलिक अधिकार में है आर्टिकल 17 की हम बात कर सकते हैं जिसमें अस्पृश्यता का को मनाही किया गया। श्रम संबंधी नहीं, उसमें इसलिए क्योंकि एक लेबर के साथ हम उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। ये तो सामाजिक है, ठीक है। और आगे बताइए आप। और उसके अलावा सर स्वतंत्र आर्टिकल 19 जो कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आपने LSW में किस पुस्तक का अध्ययन किया? सर, LSW में मैंने जो है गणेश झा उनका मैंने बुक का अध्ययन किया था सर। ठीक है। ये बताइए थोड़ा सा मुझे कि चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो कितने ईस्वी में पारित किया गया है? सर, वो 1986 में पारित हुआ। ठीक है। थोड़ा मुझे बताइए कि एक अधिनियम है वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, और वो कितने ईस्वी का है वेश्यावृत्ति? माफ़ी चाहूँगा सर, मैंने भी। वेश्यावृत्ति के मुख्य कारण क्या है? सर, इनके पीछे जो मुख्य कारण है वो हमारा सामाजिक कारण तो नहीं, लेकिन आर्थिक कारण इसमें मुख्य प्रमुख मुद्दे के रूप में है सर। केवल आर्थिक कारण या और भी कुछ? आर्थिक कारण इसमें मुख्य रूप से आर्थिक ही है। उनके बाद तो सर सामाजिक रूप से तो इसे नहीं कह सकते कि सामाजिक कारण भी इसका कभी सामाजिक स्वीकार्यता तो इसे कभी नहीं मिली है। सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली है, लेकिन इसे सामाजिक कारण से नहीं कह सकते। मुख्य कारण जो हमारे सामने उपलब्ध है वो आर्थिक कारण ही है जो लोग को मजबूरी में मतलब उस तरह के कार्य को अपनाना पड़ता है। ठीक है। यह बताइए कि आपने हिस्ट्री पढ़ा अपने ग्रेजुएशन में, भारतीय इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास के अध्ययन के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं? सर, इतिहास के अध्ययन और उन स्रोतों में सबसे रिलायबल स्रोत कौन सा होता है? जो रिलायबल स्रोत जो है हमारे सामने वो उत्खनन से जो प्राप्त अभिलेख होते हैं वो रिलायबल है। और जैसे कुछ धार्मिक साहित्य होते हैं धार्मिक, तो वो रिलायबल नहीं है क्योंकि उनमें जो है कालक्रम को लेकर भिन्नता होता है। और कितने प्रकार के स्रोत होते हैं? उसमें सर एक
तो मैं उसे क्रम के साथ मैं गिना नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं उसे नाम ठीक है, बताइए। जैसे धार्मिक ग्रंथ में आपका हो गया बौद्ध साहित्य हो गया, उसका यूनानी जो हमारे इतिहासकार हैं, इन यूनानी इतिहासकार के कुछ ग्रंथ हैं, जैसे मेगास्थनीज इंडिका है। उसके बाद फिर सिक्के हैं होते हैं कुछ, उसके बाद फिर जो बर्तन होते हैं उसको बोलते हैं, नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ सर, वो सब उनसे प्राप्त है। ठीक है, ये बताइए मुझे कि आपने हॉबी के रूप में क्रिकेट लिखा पर है जी। क्रिकेट में एक वर्ड हम लोग अक्सर सुनते हैं, सिली पॉइंट। जी, क्या होता है ये सिली पॉइंट? तो स्लिप पॉइंट जो होता है वो पॉइंट और जो फर्स्ट स्लिप के बीच में जो गैप होता है उसको स्लिप पॉइंट बोला जाता है सर। पॉइंट और फर्स्ट स्लिप के बीच में। हाँ, ठीक है, तो ये क्या महत्व है इस सिली पॉइंट का? सर स्लिप पॉइंट का महत्व ये होता है कि अक्सर खिलाड़ी जो है अपने शॉट मारने के क्रम में अपने मतलब उस शॉट का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैप होता है, फिर खिलाड़ी नहीं होते हैं, वो आसानी से रन उठा लेते हैं सिली पॉइंट के। जी। चलिए, ठीक है। अब ये बताइए कि हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं प्राय, तो स्वर्ण युग कहे जाने का क्या पैरामीटर है? सर इसके लिए इतिहासकार ने अपने अपने अनुसार से ऐसे अपने पैरामीटर का निर्धारण किया है। अब जहाँ से मान लीजिए जो है हमारे, उन्होंने जो है गुप्त काल में जो साहित्य का विकास हुआ था उनको एक पैरामीटर माना। दूसरा जो पैरामीटर है, जो उस समय जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ था उस समय, उनको भी एक पैरामीटर माना। और जो आर्किटेक्ट रूप में जो मंदिर का विकास हुआ था एक पैरामीटर माना। सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया गया था उसे भी एक पैरामीटर के रूप में मानकर उसे एक ओवरऑल जो है उसे स्वर्णिम युग माना गया था। आपने बताया कि आपका वैकल्पिक विषय जो है LSW, जी, तो बताइए कि कार्यस्थल पर कार्य करने की कुछ मानवीय दशाएं बताई गई हैं, क्या आप बता सकते हो कौन कौन सी? इसमें है आपको साफ सफाई, उसके बाद आपको पेयजल की व्यवस्था, उसके बाद कैंटीन की व्यवस्था। अगर किसी स्थापना में 30 से अधिक महिला कर्मचारी अगर नियुक्त है तो वहाँ पे क्रेच की व्यवस्था शिशु के लिए। उसके बाद उन्हें जो है महिला नहीं होगा। तो कार्यस्थल पर एक चीज़ आती है स्पेस की, जगह की, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है अगर उन्हें स्पेस मिल दिया जाता है तो। उदाहरण देके बता सकते हैं आप? कारखाना अधिनियम में इस बात का वर्णन किया गया है कि जो एक व्यक्ति है श्रमिक के रूप में, उसका जो है 9.43 मीटर है, मैं पूरा कंफर्म नहीं पा रहा हूँ, उसे स्पेस दिया जाना चाहिए। भीड़ भाड़ से उसे उस स्थापना में नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कुछ उसका निगेटिव असर हो। तो अगर आप पुलिस विभाग में जाते हैं और इस तरीके से श्रम स्थल पे, कार्यस्थल पे देखते हैं कि अधिक संख्या में है लोग और संख्या ज़्यादा है और जगह कम है, तो आप कौन सा अधिनियम का वहाँ पर इस्तेमाल करें? देखिए मैम, इसके लिए तो अगर मैं पुलिस अधिकारी हूँ तो मैं हालांकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा, क्योंकि श्रम कानून का जो प्रवर्तन होता है वो श्रम अधिकारी करते हैं। तो मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ आके देखिए क्या इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो जो श्रम ऑफिसर है वो चीज़ को देखेंगे कि वास्तव में कानून का उल्लंघन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कानून का उल्लंघन हो रहा होगा तो श्रम अधिकारी उनको नोटिस देंगे, उनके ऊपर जवाब मांगेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बिहार सरकार जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग अलग स्तर पर स्कॉलरशिप दे रही है, जी। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से स्तर पे कितने राशि की स्कॉलरशिप दी जा रही है? जरूर मैम, इसमें अभी हाल फिलहाल में है जो है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है सभी वर्ग की महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें अगर BPSC का प्री एग्ज़ाम पास करती है तो उसे 50,000 रुपया उसे मिलता है। अगर BPSC का पास करती है तो 1 लाख रुपया मिलता है, वो 1 टाइम होता है। इसके अलावा हम अगर देखें महिलाओं के लिए तो मुख्यमंत्री महिला कन्या उत्थान योजना है, जो ग्रेजुएशन तक करने पे 50,000 रुपये उनको भी महिला को मिलता है वहाँ पे। हालांकि उनकी जैसे 10+2 अगर वो पास करती है तो उसे 25,000 रुपया उसे मिलता है उसमें। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको लगता है कि ये स्कॉलरशिप योजनाएं जो हैं महिलाओं के उत्थान के लिए सही तरीका है? हाँ, ये तरीका इसलिए सही है क्योंकि अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर खासकर महिलाओं में है वो काफ़ी कम है। अगर उन्हें मॉनेटरी अगर बेनिफिट दिया जाता है तो महिलाओं की जो समस्या है सबसे पहले आर्थिक रूप से वो समस्या उनकी कम होगी और वो जो है सही तरह से जो अपनी पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। तो ये उनके जो है एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा स्कीम है सरकार के द्वारा। ठीक है।
अच्छा, ये बताइए कि संविधान के कुछ अनुच्छेद है जहाँ आरक्षण का प्रावधान है, जी। क्या आप बता सकते हो कौन-कौन सा? वो आर्टिकल 15 और 16 है। और भी कहीं पे? मैम मैं आपसे याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से जो राजनीतिक आरक्षण विधायिका में विधायिका। आरक्षण का प्रावधान है और मतलब नहीं, आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए अलग स्पेशली तो महिलाओं के लिए नहीं, विधायिका किसी भी में प्रकार का हाँ, आरक्षण। वो के लिए। हाँ, SC/ST के लिए सर। ठीक है, वो बता सकते हैं आप कौन-कौन सा है? आर्टिकल 330 और 332। श्योर है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप आरक्षण को सही मानते हैं? मैम आरक्षण सही है, क्योंकि जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय इस बात पे चर्चा हुई थी कि आरक्षण आगे क्यों जरूरी है। आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का जो हमारा समाज में जो ताना बाना जो था उस समय कुछ वर्गों के खिलाफ जो है उत्पीड़न हुआ था, जो कि वो लगातार चलता आ रहा था और अभी भी वो चीज़ें हम एग्जिस्ट देखते हैं समाज में। और वो मुख्य रूप से जो हमारा संविधान है वो आरक्षण वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रदान करता है। जो अभी तो आर्थिक भी आ गया है। आर्थिक आ गया है, सरकार द्वारा दे दिया गया, लेकिन ये अभी सब जो न्यायपालिका के समक्ष अभी ये लंबित है। उस पर बाद में जो न्यायपालिका आदेश देगी, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ही आरक्षण प्रदान की बात करता है। तो आपके हिसाब से ये चीज़ सही होना चाहिए? ये होना कब तक रहना चाहिए? इसके लिए एक जो है जितने भी वर्ग के प्रतिनिधि उनके साथ मिलकर बात करना चाहिए कि आरक्षण जो है सिर्फ एक ही वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सामाजिक आर्थिक रूप से बात करते हैं तो जो अन्य भी वर्ग के हैं वो भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े उन्हें भी मिलना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है अभी 10% जो आरक्षण है वो दिया गया था, हालांकि उसमें आर्थिक सब जोड़ा गया है। ठीक है। अच्छा, बिहार में हाल ही में एक रेल सह सड़क पुल बनाई गई है ना, अभी उद्घाटन हुआ है। जी मैम। क्या बता सकते हो कौन से NH का हिस्सा है वो? NH-31 हिस्सा। 31? जी श्योर है? हाँ, वो भाग खगड़िया और मुंगेर के बीच में रेल सड़क। अच्छा, ये बताइए कि कृषि क्षेत्र के निजीकरण से संबंधित कई चल रहे हैं, है ना, विषय चल रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कृषि के निजीकरण के बारे में और बिहार में क्या उसका प्रभाव रह सकता है? मैम देखिए, बिहार में जो कृषि का निजीकरण का प्रभाव हमारे यहाँ तो सबसे पहले जो लोगों के पास ज़मीन की उपलब्धता है वो बहुत कम है। तो जो भी निजी निवेशक जो हैं वो वहीं पे निवेश करना चाहेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे जहाँ पे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, तो बिहार में उतना सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वहाँ के किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो उनके साथ सीधे वो कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अब उनका जो क्या इम्पैक्ट होगा और जो किसान जिससे चिंतित हैं उनका कहना है कि अगर हमसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो अगर किसी बात पे विवाद हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें न्यायालय जाना पड़ेगा, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना बिहार पड़ेगा। जैसे कम शिक्षित जगह पे एक समस्या नहीं हो मैम, सकती है। ये शिक्षा की बात नहीं है, बात यहाँ पे है कि ज़मीन की उपलब्धता की बात, क्योंकि हमारे पास जो है अभी भी भूखंड जो है किसानों के पास बहुत कम है। अगर कंपनी को करना होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो उन्हें 10-15 किसान के साथ मिलकर उसको करना पड़ेगा, जो उनके लिए हो सकता है कि उनके बिजनेस के लिए वो नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, आप अखबार पढ़ते हैं? सर मैं आज तो कुछ दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। तुम्हारा लाइन कट गया है फिर वहाँ पर इन्वर्टर है। कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? हिंदुस्तान सर। हिंदुस्तान। जी तो श्रीलंका की समस्या के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। उनकी जो मुख्य समस्या है, उनकी एक खास करके जो विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी जो नीति थी चाइना के साथ लोन लेने की, और उनके जो ऊपर जो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था उस नीति के कारण, साथ ही साथ जो पारिवारिक राजनीति है भ्रष्टाचार को भी मुख्य मुद्दा से माना गया। अच्छा, जो श्रीलंका की जो समस्या है उसमें भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए? सर वर्तमान समय में जो भारत जो स्टेप ले रहा है, एक पड़ोसी के नाते वो अपना कर्म जो अपना धर्म होता है पड़ोसी धर्म को निभा रहा है। उनकी जो मदद है, चाहे वो भोजन के रूप में हो या आर्थिक सहायता के रूप में, यहाँ तक कि भारत का